वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ कैरियर एकेडमी। कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण तिवारी एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की सीरीज़ लेके सामने आया हूँ। लास्ट टाइम पे हमने एक मॉडल पेपर डिस्कस किया था जिसमें 40 क्वेश्चन थे। आज हम जनवरी 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना है ये हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। आप लोगों ने हमेशा ही प्यार दिया है, इसीलिए हम आपके लिए नए वीडियोस हमेशा लेके आते रहते हैं। तो बिना आपका समय वेस्ट करे हुए और बिना अपना समय वेस्ट किए हुए हम सीधे से अपने क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, ये आपके निर्देश रहते हैं। निर्देश को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा कैसे करना है। क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव होता है और पार्ट 2 में हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी हमारे पास 4 अलग तरह के जैसे पहला होता है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि उसमें हमारे पास कई बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रश्न दिया रहेगा, उसके 4 विकल्प दिए होंगे, उन विकल्प में से जो सबसे सटीक आपको लगे उसको आपको चुनना रहता है। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सत्य और असत्य कथन, यानी एक कथन दिया रहेगा, आपको बताना है कि वो कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या रहेगा, हमारे पास एक टेबल दिया रहेगा जिसके 2 कॉलम होंगे, एक्स और वाई। एक्स में कुछ स्टेटमेंट दिए रहेंगे, वाई में कुछ 13, एक्स में 10 स्टेटमेंट होंगे, वाई में 13 ऑप्शंस होंगे। तो इसके एक स्टेटमेंट को पढ़ना है और इनमें से जो 13 ऑप्शन में से जो सबसे सटीक आंसर आपको लगता है उसके साथ उसको मैच करना रहेगा। अब चौथा जो उसमें श्रेणी होती है वो होती है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति। इसमें भी आपको ऊपर एक टेबल दिया रहेगा जिसमें 13 विकल्प दिए रहेंगे और नीचे आपके पास 10 क्वेश्चंस रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के। आपको उसी टेबल के विकल्प को यहाँ पे फिट करना है, कौन सा विकल्प यहाँ पे फिट होगा। ठीक है, तो ये हमारे इसी निर्देश में दिया होगा। और पार्ट 2 है सब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो अभी सब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें दिया है ईच क्वेश्चन बिलो गिव्स अ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन एंड एंटर इन द OMR शीट। आपको सबसे सही विकल्प को चुन करके OMR शीट में गोला करना है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया है हमारे पास, यस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 111000011 इज। कौन सी दशमलव संख्या 111000011 के बराबर है। तो इसमें कन्वर्जन की बात हो रही है। ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, 1110000 एंड 11, ये हमारा बाइनरी नंबर है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका है, हम हर एक डिजिट के फेस वैल्यू को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सबसे किनारे वाली डिजिट है लेफ्ट मोड, जिसको हम लोग कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू होगा 2 पावर 0, इसका है 2 पावर 1, इसका 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 एंड 2 पावर 7। तो देखिए पहला हमारे पास है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 7 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2। फिर उसके बाद हमारे पास है
yes, 1 multiplied by 2 power 1 plus 1 multiplied by 2 power 0. तो 2 पावर 7 यानी कि होता है हमारा 128. So this is 128 plus this is 64 plus this is 32 plus 3 बार 0 आएगा, 0 multiplied by anything is 0 plus 1 into 2 is 2 plus 1 into 1 is 1. तो अगर इसको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 227. ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 227 यानी कि ए पार्ट. ठीक है, अगर आप, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए इतना लंबा प्रोसीजर किया, हमको अगर करना होता मैं बड़े फास्ट कर सकता था. ये है 2 4 8 16 32 64 128, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 3, या फिर अब देखिए अगर एक और 1 होता तो ये हो जाता 256. 256 में से एक कम कर दो, होता है 255. 255 में से ये 3 कम कर दो, 3 यानी कि 2 पावर 4, सॉरी 2 पावर 4, सॉरी 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, इसको हटा देना है. 2 पावर 4 यानी कि 16, 2 पावर 3 यानी कि 8, 2 पावर 2 यानी कि 4. तो 8 4 12 और 16 28. ठीक है, 255 में से 28 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 227. लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है. ये अगर आप फास्ट प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से आप कर पाएंगे. ओके, चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं. हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 2. द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की. प्राथमिक कुंजी का मान क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. देखिए, पहला है कैन नॉट बी नल, रिक्त नल नहीं हो सकता. दूसरा कैन बी नल, रिक्त हो सकता है. तीसरा डुप्लीकेट हो सकता है. और चौथा ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 2 विरोधाभासी हो गए, कैन नॉट बी नल एंड कैन बी नल. इससे आपको देख रहे होंगे यहाँ पर 2 विरोधाभासी हो गए, तो ये हमारा सीधे सीधे बताता है ये लास्ट वाला होगा नहीं. अब पहले हम लोग प्राइमरी की बात कर लें. प्राइमरी की हमारे डेटाबेस में हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी एंटिटी. ठीक है, प्राइमरी की क्या है, ऐसा की. अब की क्या होता है, की इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट्स यूजिंग विच वी कैन आइडेंटिफाई एनी एंटिटी. यानी कि किसी एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का सहारा हम लोग लेते हैं उसी को कहते हैं की. फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा नेम इक्वल्स टू संजय. जब मैंने कहा नेम इक्वल्स टू संजय, इसका मतलब मैंने अपने क्लास में उन सभी व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया जिनका नाम संजय है. ठीक ना. बट नाम अगर संजय बोला तो हमारे क्लास में संजय नाम के एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है. तो हम जब स्टूडेंट के बारे में रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो उसका रोल नंबर रखते हैं. रोल नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, 2 व्यक्तियों का रोल नंबर सेम नहीं होगा, है ना. तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम लोग की को यूज करते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी की. तो प्राइमरी की जो खास बात है, पहला खास बात यह है, इट मस्ट बी यूनिक. ये यूनिक होना चाहिए, यानी कि डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. जैसे रोल नंबर को लिया तो किसी भी 2 व्यक्ति का रोल नंबर सेम नहीं होना चाहिए. दूसरा खास बात यह है, इट कैन नॉट बी नल. वो नल नहीं हो सकता, इसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए. नल मीन्स ऐसी वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करती है या अभी उपलब्ध नहीं है. तो प्राइमरी की ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. पहला, इट मस्ट बी यूनिक. दूसरा, इट क्या कैन नॉट बी नल. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास एक ए मिल रहा है, दूसरा ये हो नहीं सकता, तीसरा हमारा
डुप्लीकेट हो नहीं सकता, चौथा हो नहीं सकता, तो सही आंसर है ए। तो आंसर इज ए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलें अगले पेज पे चलते हैं। हमारा अगला पेज यूनिक्स इज सॉरी लिनक्स इज, आई एम सॉरी, लिनक्स इज, लिनक्स क्या है? ए कंपाइलर, बी assembler, an assembler, C an operating system and D an editor। तो इतने दिन से हम लोग इसी चीज को रिपीट करते आ रहे हैं, अब तक तो आपको रट गया होगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4, MIS स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ था। MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट, देखिए हमारे पास जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की तो सबसे नीचे होता है OAS, OAS यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर जो ऑफिस के डेली क्रियाकलापों को कंप्यूटराइज करके हमें पेपरलेस ऑफिस की तरफ ले जाता है। अब ऑफिस में क्या होता है भाई? मोस्टली हम लोग लेटर लिखते हैं, मेमोज लिखते हैं, नोटिसेस लिखते हैं और उसको एक टेबल से दूसरे टेबल पर पहुंचाते हैं। तो इसमें बहुत सारा कागज खर्च होता है और बहुत सारा समय खर्च होता है। हमने तो लेटर लिख दिया, फाइल में डाल दिया, अब चपरासी जब आएगा यहाँ से उठा करके वहाँ ले जाएगा। अब चपरासी में ले आके पहुँचा दिया तो वहाँ के बड़े बाबू, एक होशियार आदमी, उसको 4 दिन बाद देखेंगे, तब तक वो उनके टेबल पे पड़ा रहेगा। तो इस काम को पारदर्शी करने के लिए हमने एक ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बनाया जिसमें सारे कंप्यूटर के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, सबको आपस में ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम से जोड़ दिया। क्या हुआ कि अब अगर मुझे कोई नोटिस भेजना है, कोई लेटर भेजना है, तो मैंने यहाँ लिख करके उसको डायरेक्ट कर दिया, जिसको वो तुरंत का तुरंत उनके पास पहुंच गया। बीच में किसी चपरासी की आवश्यकता नहीं है। अब बाबू के पास कब पहुंचा उसका डेट एंड टाइम वहां पे लिखा है। अब बाबू ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरे पास लेट आया था फाइल, तो मैं क्या कर सकता हूं? उसके पास पारदर्शिता है। आपका बॉस कभी भी किसी भी समय उठा करके वास्तविक स्थिति का पता लगा सकता है, राइट? फिर इसके ऊपर आता है हमारे पास TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जहां पर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBIS शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। तो TPS क्या है? डेली डे टू डे प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। किसी भी ऑफिस में या किसी भी, जैसे हम बैंक का एग्जांपल ले लें तो ढेर सारा ट्रांजैक्शन होता है, तो हमें ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जो कि बहुत फास्ट काम करे, ढेर सारे हमारे इनपुट्स को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दे दे, राइट? फिर उसके ऊपर आता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हमारे मैनेजर को प्लानिंग करनी होती है, वो डे टू डे जो भी काम किया उसने उसको चेक करता है, प्रोग्रेस चेक करता है, फिर उसके आंकड़े को देखते हुए अपना आगामी समय के लिए, आगामी कुछ दिनों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग करता है। तो ये जो सिस्टम है MIS इन सब कामों में मदद करता है, एनालिसिस करने के लिए और डेटा अवेलेबल प्रोसेस करके अवेलेबल कराता है। फिर आता है उसके ऊपर DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये जो है एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे
कंपनी के जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको एक लंबे समय के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, तो उसके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पिछले विगत कई वर्षों के डेटा को लेके एनालाइज करके उस पर आधारित हमें रिजल्ट दे, जिस पर कि हम लोग अपने निर्णय को बेस कर सकें। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इस प्रश्न का जो हमने ये आपको एक बैकग्राउंड बता दिया, क्योंकि ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो अब आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें मिलते जुलते नाम काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, जैसे मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉडल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि सी। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर इज। हमारे पास कई अलग अलग तरह के वेब ब्राउजर हैं, जैसे आजकल बहुत कॉमनली यूज है, सबसे ज्यादा पॉपुलर इस समय जो है वो है क्रोम। गूगल कंपनी का क्रोम ब्राउजर बहुत ही पॉपुलर है, बट सबसे ज्यादा यूज किया जाता था अभी हाल के समय तक वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्यों? क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया। हालांकि इसके चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था कि वो एक तरह से लोगों को बाध्य कर देता है कि लोग उसी को यूज करें। बाद में उन्होंने ये बाध्यता हटा दी जुर्माना लगने के बाद। अब हम लोग फ्रीली कोई भी डाउनलोड करके उसको यूज करते हैं, बट चूंकि फिलहाल कुछ समय पहले तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड वे में हमें मिलता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर हुआ करता था। तो इसका सही आंसर है ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या रहा है? डैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड। डैश मेमोरी का उपयोग मदरबोर्ड क्या पर बायोस को संग्रह करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें, जो बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बूटिंग के लिए किया जाता है। एक बार बूटिंग हो जाता है उसके बाद ये बायोस का काम खत्म। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में रॉम की चिप में पहले से डाल दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है रॉम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो पहला ही इसका सही ऑप्शन है ए, रीड ओनली मेमोरी। चलें अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। SQL स्टैंड्स फॉर। SQL का फुल फॉर्म है, देखिए, जो हमारे RDBMS है या DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब में कम से कम एक लैंग्वेज अवश्य होता है जिसे हम लोग कहते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज है ये हमें कम से कम तीन बेसिक, वैसे 3 से अधिक भी दे सकता है, बट कम से कम 3 बेसिक तरह की सुविधाएं देता है। वो कौन कौन सा? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने की सुविधा देता है। दूसरा है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि डेटाबेस में से डेटा को मैनिपुलेट करने में मदद करता है। ऐसे स्टेटमेंट्स, उसमें हमारे पास डेटाबेस से डेटा एक्सेस करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड तीसरा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज,
यहाँ पे हम डेटाबेस को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, यानी लोगों को यूजर क्रिएट करना, यूजर को परमिशन देना, यूजर से परमिशन वापस लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कम से कम ये 3 तरह की लैंग्वेज होती हैं। और ये जो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है इसे हम लोग कहते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और पढ़ा जाता है सीक्वल, इसको प्रोनाउंस किया जाता है सीक्वल। तो इसका सही आंसर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन एक संचार उपकरण है? जिसमें ऑप्शन दिया है प्रिंटर। प्रिंटर प्रिंट करने का डिवाइस है, यानी कि आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे केवल प्रिंटिंग का काम हो सकता है। दूसरा है मॉनिटर। मॉनिटर पे हमें आउटपुट को विजुअल फॉर्म में मिलता है, ये हमें आउटपुट को विजुअल फॉर्म में दिखाता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए, संचार यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक स्थान से दूसरे तरफ स्थान तक नहीं ले जा रहा है, ये केवल हमारे आउटपुट को यूजर को डिस्प्ले कर रहा है। अब तीसरा है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे यूजर अपना इनपुट देता है, किसको? कंप्यूटर को, यानी कि मशीन को, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को। और चौथा ऑप्शन दिया है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का एमओ लिया है, डीईएम से, डीमॉड्यूलेटर का डीईएम लिया है, तो मॉडेम। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है, ऐसा यंत्र है जो एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। अब होता क्या है, जब हम अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना चाहते हैं, वो भी फोन लाइन पे। देखिए, फोन लाइन है हमारा एनालॉग माध्यम और हमारा कंप्यूटर है डिजिटल माध्यम। तो डिजिटल सिग्नल को हमें बदलना पड़ेगा एनालॉग में, तभी तो वो फोन लाइन पे जाएगा। तो हमारे कंप्यूटर से फोन लाइन के बीच में एक मॉडेम लगा होगा। ये क्या करेगा? कंप्यूटर पे जो डिजिटल सिग्नल है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? एनालॉग में, और फिर फोन लाइन पे आगे भेज देगा। और दूसरी तरफ जिसके पास आपने भेजा है वहां पे भी एक मॉडेम लगा होगा, फोन लाइन से मॉडेम, मॉडेम से कंप्यूटर जुड़ा होगा। तो एनालॉग सिग्नल जो आया फोन लाइन से वो मॉडेम में गया, मॉडेम में से दोबारा डिजिटल में बदला, और फिर उस डिजिटल सिग्नल को हमारे कंप्यूटर ने रिसीव किया। तो कम्युनिकेशन डिवाइस हमारा यही है, मॉडेम। तो इसका सही आंसर है मॉडेम। इज इट क्लियर? समझ में आया? चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स फाइंड एंड रिप्लेस फीचर, यू कैन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उपयोग करके आप, पहला, रिप्लेस बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग, आप टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, रिप्लेस टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट ओनली, यानी कि केवल दस्तावेज के पाठ को बदल सकते हैं। तीसरा, रिप्लेस फॉर्मेटिंग ओनली, केवल फॉर्मेटिंग को रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और चौथा, रिप्लेस डॉक्यूमेंट्स नेम विद अ न्यू नेम, डॉक्यूमेंट के नाम को बदल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। जब आप फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में एक टेक्स्ट को ढूंढते हैं और उसको किसी दूसरे टेक्स्ट से बदलते हैं। ध्यान रखिए, जब आप टेक्स्ट को ढूंढते हैं और जब बदलते हैं तो उसके टेक्स्ट के साथ साथ उसका फॉर्मेटिंग भी बदला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ए। ओके, समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां।
numbers in base 16 are called as, बेस 16 में संख्याओं को डैश कहा जाता है। देखिए हमारे पास नंबर सिस्टम कितने तरह के हमने पढ़े थे। पहला बाइनरी जिसका बेस होता है 2, बाई मतलब होता है 2। फिर होता है ऑक्टल जिसमें 8 सिंबल होते हैं। जीरो, यहाँ पे 0 और 1 होता है, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 होता है। फिर हमने डेसिमल जो डेली यूज करते हैं। डेक मतलब होता है 10, इसमें 10 सिंबल होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। फिर आता है हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। हेक्स मतलब 6, डेक मतलब 10, हेक्साडेसिमल मतलब 16 सिंबल होंगे। तो ये 16 सिंबल क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10 के लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग A, 11 के लिए B, 12 के लिए C और 13 के लिए D और 14 के लिए E और 15 के लिए F। तो 0 से लेकर 15 तक सिंबल यानी कि 16 सिंबल्स होते हैं हेक्साडेसिमल। तो इसका सही आंसर होगा B यानी कि हेक्साडेसिमल प्रणाली। ठीक है, यह था हमारा पहला सेक्शन, ऑब्जेक्टिव का पहला सेक्शन जो कि होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम लोग अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सेक्शन है वो है ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सत्य या असत्य कथन के रूप में आपको इसका चयन करना है। ठीक है ना। पहला प्रश्न, आपको स्टेटमेंट दिया होगा, आपको यह पता लगाना है या बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला प्रश्न है यूनिक्स इज, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, यूनिक्स इज फ्री रिलायबल ऑल्टरनेटिव टू विंडोज एक्सपी। यूनिक्स विंडोज एक्सपी के लिए निशुल्क और विश्वसनीय विकल्प है। ये क्या होना चाहिए? अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आया था तो कोई क्या कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ट्रू। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये उसका एक विकल्प है। तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। दूसरा, विंडोज क्लिपबोर्ड कैन होल्ड मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। विंडोज क्लिपबोर्ड एक ही समय में कई प्रकार की सूचनाएं रख सकता है। यह आंसर ट्रू है क्योंकि हम कई सारे चीजों को उसमें कॉपी करके रख सकते हैं एक साथ। तो इसका सही आंसर है ट्रू, ये कथन सत्य है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नंबर 3, बाय डिफॉल्ट द नंबर्स आर लेफ्ट अलाइंड एंड टेक्स्ट इज राइट अलाइंड इन स्प्रेडशीट। डिफॉल्ट रूप में स्प्रेडशीट में नंबर्स यानी संख्याएं बाएं से रेखांकित होती हैं और टेक्स्ट दाहिने रेखांकित होती हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है, उल्टा होना चाहिए। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है और न्यूमेरिक जो होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं। तो इसका सही आंसर है फॉल्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4. A browser is a software program used for viewing web pages on the internet. ब्राउजर इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये कथन सत्य है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट, वर्ड फाइल कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड। वर्ड फाइल को पासवर्ड द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता, ये कथन असत्य है। आप कर सकते हैं। विंडोज 2013 में आपको फाइल मेनू में जाना पड़ेगा। फाइल मेनू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं इन्फो। पहला ही ऑप्शन शायद होता है फाइल मेनू में, पहला ही ऑप्शन होगा इन्फो, और इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट नाम का ऑप्शन होगा। ठीक है,
यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्ट करने से क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति उस फाइल को खोलना चाहेगा तो वो क्या करेगा, जैसे खोलने के लिए कमांड देगा, डबल क्लिक करेगा, वो आपसे पहले पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड आप जानते हो तभी उसको खोल पाओगे, ठीक है ना। या फिर अगर आपने किसी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया है तो वो दिखाई तो देगा बट वो उसको आप खोल नहीं पाओगे। हाँ, डिलीट कर सकते हो, ये बड़ी कमी है पासवर्ड प्रोटेक्शन की वर्ड में। आप फाइल को डिलीट कर सकते हो। अब मान लीजिए मेरा कोई कंपटीटर है, मैंने उसको फाइल प्रोटेक्ट कर दिया, वो खोल नहीं पा रहा है, डिलीट तो कर ही देगा, तो कहेगा प्रोटेक्शन। ये थोड़ी सी कमी है, इस पर विचार करना चाहिए इन लोग को। अब बाकी मैं नहीं बता पाऊंगा, बट डिटेल का इसके हिसाब से आंसर इज फॉल्स। जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स है। अगला, अ सीरीज ऑफ स्पेशली डिजाइन डॉक्यूमेंट्स ऑल लिंक्ड टुगेदर टू बी व्यूड ऑन द इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यानी कि विशेष रूप से तैयार किए गए दस्तावेजों की श्रृंखला जो सभी इंटरनेट पर देखे जाने के लिए एक साथ जुड़ी हुई हैं, उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ये आंसर ट्रू है। अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, रॉम इज वोलाटाइल मेमोरी। ये असत्य है, रॉम परमानेंट होता है, रैम वोलाटाइल होता है, तो इसका सही आंसर है फॉल्स। अगले प्रश्न पे चले। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये एक असत्य कथन है, यानी कि ये भी फॉल्स होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी एम्बेड विथ साउंड, वीडियो क्लिप्स एंड एनिमेशन। यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ध्वनि, वीडियो क्लिप्स और एनिमेशन जोड़े जा सकते हैं। ये कथन सत्य है, ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। अगले प्रश्न की ओर चले। आखिरी प्रश्न इस श्रृंखला की, माने कि हमारे इस सेक्शन का, इसमें हमारा है, इन एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डिलीटेड रिकॉर्ड कैन बी अनडन। जो रिकॉर्ड डिलीट किया है उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ववत किया जा सकता है। आंसर इज ट्रू, तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। इज इट क्लियर? ध्यान रखिए, हमारे पास एमएस एक्सेस में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो डिलीट कमांड है वो ऑटो कमिट नहीं होता। ऑटो कमिट मतलब ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा। आपने डिलीट किया तो आपके पास चांस रहता है कि आप उसको वापस अनडू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी सेक्शन थी ऑब्जेक्टिव की, जिसमें हम लोग देख रहे थे ट्रू एंड फॉल्स। अब अगले सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में हमारे पास आते हैं मैच द फॉलोइंग, जिसमें हमारे पास 2 कॉलम होंगे, एक्स एंड वाई। एक्स में 10 स्टेटमेंट होंगे और वाई में हमारे पास 13 उसके विकल्प दिए होंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसके सबसे बढ़िया विकल्प से, जो सबसे क्लोजली मैच होता है, उससे इसको कनेक्ट करना है, उससे इसको मैच करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था, हम लोग वाई वाले विकल्प को पूरा पढ़ लें, जिससे कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि कौन सा सही होना चाहिए। तो चलो, पहला है हमारा इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, दूसरा है कंट्रोल पी, तीसरा है AVI। AVI ये हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट इज योर मैक OS, मैकिंटोश OS। फिर उसके बाद हमारा है मोडेम, फिर है बाइनरी, नेक्स्ट कंट्रोल S। कंट्रोल S आमतौर पे आपको यह पता है सेव करने के लिए। फिर है USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, बौद्धिक, क्या लिखा है, बौद्धिक संपदा अधिकार। नेक्स्ट KBPS यानी किलो बिट्स पर सेकेंड। फिर है रजिस्टर में, रजिस्टर एक तरह की मेमोरी है।
इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और लास्ट है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 13 विकल्प दिए हैं। अब हम यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा किससे जुड़ेगा। डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ डायल अप मॉडेम इज मेजर्ड इन। मॉडेम के डेटा ट्रांसफर रेट को मापा जाता है किसमें? kbps में, किलो बिट्स पर सेकेंड में। तो इसका सही आंसर होगा के। एक मिनट, तो सही आंसर होगा के। तो यहां पर हो गया हमारा के। अगले प्रश्न पे चले। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ, अ डिवाइस दैट अकम्प्लिशेस मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। एक ऐसा उपकरण जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को पूरा करता है या कराता है। तो ये अभी हमने चर्चा किया था कुछ देर पहले। मॉडेम एक ऐसा यंत्र है जो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए मॉडेम। मॉडेम यानी कि ई। अगले प्रश्न की ओर चले। हमारा अगला प्रश्न, यूनिवर्सल सीरियल बस। अभी हमने विकल्प पढ़ा था यूएसबी, तो ये उसी से कनेक्ट होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा एच। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले। हमारा अगला प्रश्न है, क्या प्रोसेस्ड डेटा यानी संसाधित डेटा। जब हमारे पास डेटा होता है और हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें मिलता है इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस डेटा इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा हो गया ये ए। इसका सही आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, सॉरी आईपीआर वाला हमसे छूट गया है, तो ये होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर ए नहीं होगा, ए यहाँ पर होगा। चौथे पे चले। आईपीआर का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संसाधन अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, हर व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो अपनी बौद्धिक संपदा को अपने नाम से रजिस्टर करे, उसका पूरा लाभ उसको मिले। तो इसी को कहते हैं आईपीआर। तो ये इसका सही आंसर होगा आईपीआर यानी कि जे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है छठा, क्या शॉर्टकट टू प्रिंट फाइल। किसी भी प्रोग्राम में मोस्टली अगर आपको फाइल प्रिंट करना है तो हर जगह सेम शॉर्टकट है कंट्रोल पी, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट हो, हर जगह इसका शॉर्टकट है कंट्रोल पी। तो सही आंसर होगा कंट्रोल पी यानी कि ये हमारा बी वाला ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ये भी हो चुका है। अगले ऑप्शन चलें। हमारा अगला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, इट इज फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल। ये वीडियो फाइल को स्टोर करने का एक फॉर्मेट है। तो ऑडियो वीडियो इंटरलीव, वीडियो में ऑडियो भी होता है, इसलिए इसका जो एक्सटेंशन होता है AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। तो इसका सही आंसर होगा AVI यानी कि C। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड ऑन एप्पल मैकिंटोश। एप्पल के मैकिंटोश कंप्यूटर पे यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मैक OS बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पे चले। हमारा अगला प्रश्न है, स्पेशल मेमोरी यूनिट विद इन CPU। CPU के अंतर्गत विशेष मेमोरी इकाई। तो हमने बताया था जब मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे, हमारे पास मेमोरी भी हायरार्की के हिसाब से 4 तरह की होती है। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी जो परमानेंट होती है, उसके ऊपर होता है प्राइमरी मेमोरी जो वोलेटाइल होता है, हम यहाँ पे रैम की बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर होता है हमारे पास कैश मेमोरी, ये भी वोलेटाइल होता है।
बट ये प्राइमरी से फास्ट होता है। और इसके ऊपर होता है इंटरनल मेमोरी। ये इंटरनल मेमोरी सीपीयू के चिप के ऊपर ही डिज़ाइन होता है। इसको हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर भी कहते हैं, जीपीआर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए एल, यानी कि रजिस्टर मेमोरी। तो इसका आंसर होगा एल। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। आखिरी प्रश्न है नंबर सिस्टम टू द बेस 2। बेस 2 के लिए संख्या प्रणाली, तो 2 के लिए बाइनरी होता है, तो बाई मतलब होता है 2, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, यानी कि एफ। ओके, तो उसका सही आंसर होगा एफ। ये थे हमारे तीसरा कैटेगरी के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में, जिसे हम लोग कहते हैं मैच द फॉलोइंग। अब आखिरी कैटेगरी पे चलते हैं। हमारा जो आखिरी कैटेगरी है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें एक टेबल ऊपर दिया होगा, उस टेबल में हमें करना क्या है, विकल्प 13 दिए होंगे, उसको पढ़ना है और नीचे दिए हुए जो रिक्त स्थान को उन्हीं में से किसी विकल्प से पूरा करना है। तो चले हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पहले तो हम लोग क्या आगे पीछे चला गया, सॉरी, आई एम सॉरी। अगले पेज पे चलते हैं, ये रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास जो विकल्प दिया है वो कुछ ऐसा दिया है। पहले विकल्प पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। पहला है 16, दूसरा है B2C। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर। हमारे पास ये जो कई अलग तरह के ई कॉमर्स होते हैं ना, E2E, B2B, B2C, C2B, तो ये अलग अलग तरह के ई कॉमर्स के एप्लीकेशंस होते हैं। तो B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तीसरा है फोल्डर, फिर है chown। chown एक यूनिक्स का कमांड है जो अपनी फाइल की ओनरशिप किसी दूसरे को हस्तांतरित करने के लिए यूज की जाती है। M2M GHz मतलब गीगाहर्ट्ज, फिर कैलिब्री फॉन्ट का नाम है, स्टार ये टोपोलॉजी नेटवर्किंग का है, आई वाला ऑप्शन है 8, फिर है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, फिर है आपका फॉर्मेट प्रिंटर, फिर है एनिमेशन और लास्ट है सिस्टम। तो चलो हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। डैश फैसिलिटी कॉपीज ओनली फॉर्मेट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड नॉट द कंटेंट्स। डैश सुविधा केवल चयनित पाठ को प्रारूप को यानी कि फॉर्मेट को कॉपी करता है, सामग्री को नहीं। तो यह है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर में क्या करता है, एक टेक्स्ट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करता है। तो ये हमारा है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर हमारे पास ऑप्शन के में है ना, तो इसका सही आंसर होगा के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4.2। डैश इज द नेम ऑफ ए फॉन्ट। अभी हमने पढ़ा था, इसमें कैलिब्री दिया हुआ है। कैलिब्री फॉन्ट हमारे पास डिफॉल्ट फॉन्ट होता है MS वर्ड के 2013 वर्जन में। ठीक है, तो कैलिब्री हमारा फॉन्ट हो गया, तो यहाँ पे आंसर होगा जी। अगले प्रश्न में चले। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, डैश इज रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। डैश गति का भ्रम पैदा करने के लिए छवियों को एक अनुक्रम में तीव्र प्रदर्शन करता है। यह है एनिमेशन की बात कर रहे हैं। एनिमेशन में क्या होता है, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। हमारे पास एक इमेज की श्रृंखला होती है जिसमें हर एक इमेज अगले इमेज से थोड़ा सा हल्का सा भिन्न होता है। तो जब इन सारे इमेजेस को एक सीक्वेंस में रख करके तेजी से उसको पलटते हैं तो हमारे परसिस्टेंस ऑफ विजन आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो सेकंड के 1/8वें भाग तक हमारे दृष्टिपटल पे अंकित रहता है, वो हमारे रेटिना पे पड़ा रहता है। वो पिक्चर निकल भी जाए तो भी सेकंड के 8वें भाग तक वो हमारे रेटिना पे पड़ा रहेगा, यानी कि हमें दिखाई देता रहेगा।
इसीलिए जब आप मूव करते हैं उस इमेजेस को तो पिछला इमेज अभी दिख रहा है तो फिर अगला इमेज भी आ गया तो हमें वो इमेज मूव करता हुआ दिखता है। जैसे पंखा होता है, पंखे में 3 ब्लेड होते हैं, बट जब वो चलने लगता है तो आपको एक कंटिन्यूअस दिखता है, उसमें कई सारे ब्लेड दिखने लगते हैं। क्यों? फिर वही कारण वही है, परसिस्टेंस ऑफ विजन का। तो यहाँ पे भी उसी का लाभ लेकर के कंप्यूटर में बनाया गया एनिमेशन। हम एक सीरीज ऑफ इमेजेस बनाते हैं जिसमें हर इमेज अपने पिछले वाले इमेज से थोड़ा सा भिन्न होता है। जब इसको तेजी से यानी 1/8 ऑफ सेकेंड से कम समय के हिसाब से इसको बदलते हैं तो आपको सारे इमेज मूव करता हुआ दिखता है। जैसे हमारा पहला इमेज ऐसा है, दूसरे इमेज में हल्का सा ऐसे होगा, तीसरे में हल्का सा नीचे, चौथे में ऐसे, पांचवें में ऐसे, छठे में ऐसे, सातवें में ऐसे, इस तरह से हमारा एक सीक्वेंस होगा। तो जब इसको तेजी से करेंगे तो आपको मेरा हाथ नीचे वैसे दिखेगा। हालांकि वो मूविंग इमेज नहीं है, वो है स्टैटिक इमेजेस, बट उसको हम लोग एक सीक्वेंस में रख के तेजी से रोटेट करते हैं तो हमें मूवमेंट का एहसास होता है, एक भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। इसी को कहते हैं एनिमेशन। तो इसका सही आंसर होगा एल। चौथा देखते हैं। चौथा हमारा कह रहा है स्पीड ऑफ लेटेस्ट कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। हमारे जो नवीनतम कंप्यूटर हैं उनकी गति को मापा जाता है किसमें? इसमें जो विकल्प दिया है वो है गीगाहर्ट्ज। हमारे प्रोसेसर की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है, यानी कि एफ। ये था हमारे शुरू के 4 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमने दोबारा से यहाँ पे टेबल डाल दिया है जिससे कि आपको दिखता रहे, विकल्प लेने दोबारा पीछे न जाना पड़े। 5वां क्वेश्चन है डैश कंटेन फाइल एज वेल एज फोल्डर। डैश में फाइल के साथ साथ सब फोल्डर भी हो सकते हैं और ये है फोल्डर। फोल्डर इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सम सब फोल्डर्स। तो इसका सही आंसर होगा फोल्डर, यानी कि सी। अगले प्रश्न की ओर चले। हमारा अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। ऑक्ट मतलब होता है 8, तो ऑक्टल संख्या प्रणाली का जो बेस होगा वो होगा 8 है, यानी कि आई। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न, अ कॉमर्शियल एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर कनेक्टेड ओवर इंटरनेट इज एब्रिविएटेड एज। इंटरनेट पर आयोजित व्यवसाय और उपभोक्ताओं के बीच एक वाणिज्यिक आदान प्रदान का संक्षिप्त रूप है B2C, वही बिजनेस टू कंज्यूमर। तो सही आंसर होगा B2C, यानी कि बी। ओके, अगले प्रश्न पे चले। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ डैश सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम हमारे पास दिया है इसमें ऑप्शन, हाँ दिया है एम में, तो इसका सही आंसर होगा एम। अगले प्रश्न पे चले। 4.9, इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार है। अभी हमने पढ़ाया था स्टार। हमारे पास अलग अलग टोपोलॉजीज हैं, जैसे बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री, ये अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज होती हैं। टोपोलॉजी मतलब विन्यास, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का स्ट्रक्चर। जब हम कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं तो हमें नेटवर्क मिलता है, और जिस संरचना के आधार पर जोड़ते हैं वही उसकी टोपोलॉजी कहलाती है। हर एक टोपोलॉजी के अपने अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, सबकी टेक्निक भी, डेटा ट्रांसमिशन की टेक्निक्स भी अलग अलग होगी। सब में प्रोटोकॉल्स भी हो सकता है अलग अलग हों। तो इसमें हमारे पास जो विकल्प दिया है, इसमें स्टार एक ऐसा विकल्प है जो नेटवर्क की टोपोलॉजीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आंसर होना चाहिए एच। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है दैट इज डैश यूनिक्स कमांड इज यूज्ड टू चेंज द ओनरशिप ऑफ फाइल। डैश यूनिक्स कमांड का प्रयोग फाइल के स्वामित्व को बदलने के लिए किया जाता है। अभी हमने बताया था chown, चेंज ओनरशिप। chown कमांड यूनिक्स में हमारा यूज किया जाता है फाइल का ओनरशिप
किसी और को देने के लिए। उदाहरण के लिए मैंने एक फाइल बनाई तो मैं उस फाइल का ओनर हूं और मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, वो होता है क्या है कि जब कभी हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कई लोगों का मिलाकर के एक ग्रुप बनाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप मेंबर्स। तो हमने जो फाइल बनाया तो हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो उसके ग्रुप ओनर कहलाएंगे। मैं उसका ओनर कहलाऊंगा, यूजर ऑफ द फाइल, और जो मेरे ग्रुप में बाकी लोग होंगे वो कहलाएंगे ग्रुप ओनर, और इसके अलावा बाकी जितने भी यूजर हैं उनको हम लोग कहेंगे अदर। तो 3 तरह के यूजर्स हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइन किए गए हैं। पहला ओनर जिसने फाइल बनाई, दूसरा ग्रुप ओनर यानी कि जिसने फाइल बनाई उसके ग्रुप के मेंबर्स, और तीसरा अदर्स। अदर्स यानी कि जो उसके ग्रुप के मेंबर के बाकी बचे जितने भी लोग हैं वो अदर्स कहलाएंगे। ठीक है, ग्रुप के मेंबर्स के अलावा जितने भी मेंबर्स हो गए वो सब हो गए अदर्स। समझ में आया? तो ये हमारे पास 3 तरह के यूजर्स होंगे। तो ओनरशिप देने के लिए हम लोग chown कमांड यूज करते हैं। तो chown कमांड यहाँ पे दिया हुआ है डी में, तो हमारा आंसर होगा डी। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक अवश्य कर दें। जो लोग चैनल में नए हैं उनसे फिर से निवेदन करता हूं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि फ्यूचर में और भी जो वीडियोस आएंगे वो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उस वीडियो को अटेंड कर पाएंगे। अगर आप किसी आंसर से संतुष्ट नहीं हैं, हमारे आंसर से सहमत नहीं हैं, तो कृपया आप कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट अवश्य करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे यूज़र, मेरे स्टूडेंट उससे जुड़ते हैं और मुझसे चर्चा करते हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन भी दूर की जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ और एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आप उसको कमेंट में दे सकते हैं। आप अपने सुझाव भी कमेंट्स में दे सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आपके सुझावों को हमने अपने अगले वीडियो में ज़रूर हमने लागू किया है। पिछले वीडियो में किसी ने कहा सर थोड़ा सा डिटेल्स में और विकल्पों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, तो हमने वो बताना शुरू कर दिया। हालांकि इससे मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और लंबा होने पे आपका समय वेस्ट होता है, और चूंकि अब एग्ज़ाम का समय आपके पास नज़दीक आ गया है ना, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतना लंबे लंबे वीडियोस को देखेंगे। बट बावजूद इसके चूंकि आप लोगों का सुझाव था, मैंने उस सुझाव को इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा एक बार फिर से कमेंट अवश्य करिएगा। कल मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसके बारे में मैं कल ही बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।